दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साद। हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की इतिहास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड जो बुक है, उस बुक के जितने भी पार्ट हैं, चैप्टर हैं, उन सभी का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक बार हम जो ये बुक है उसकी जितने भी चैप्टर हैं उन सब का एक बार अध्ययन कर लेते हैं कि वो क्या हैं और उनको कैसे पढ़ना है। पहला पार्ट है भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो 10 अंक का आता है। फिर है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जो 15 अंक का पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण 10 अंक। फिर मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव वो भी 10 अंक का। उपनिवेशवादी आक्रमण 10 अंक का। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन 15 अंक का। और अंतिम चैप्टर है राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण 10 अंक का। इस तरह से कुल 80 अंक का ये पूरा जो सिलेबस है अपना भारत का इतिहास कक्षा 12वीं की जो बुक है उसको पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये आखिर में सिलेबस में है क्या और उसको हमको किस तरह से पढ़ना है, इसको समझना कैसे है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पहला पार्ट है इसका भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो 10 अंक का है वो शुरुआत से जो अतीत है वहाँ से शुरू करते हैं हम। फिर उसके बाद है दूसरा पार्ट भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यानी जो भी अच्छी बातें हुई इतिहास में। स्वर्णिम पृष्ठ जो याद रखने लायक, वैसे याद रखने लायक सब कुछ है, पर जिससे हम कुछ सीख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो स्वर्णिम पृष्ठ के अंतर्गत है। और उसके आगे के 3, 4 और 5 ये जो तीनों पार्ट हैं वो बाहर से आने वाले जितने भी हमारे देश में, चाहे वो बाह्य आक्रमणकारी हों या फिर यहाँ रह कर के व्यापार करने के लिए आए हों और ये जो यहाँ आकर के फिर उन्होंने शासन किया हो, जो भी हो उसके संबंध में। तो पहला है बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, तीसरा पार्ट जो है अपना। फिर चौथा है मुगलों का आक्रमण, इसके उद्देश्य और प्रभाव। और 5वां है उपनिवेशवादी आक्रमण, यानी जो अंग्रेज, डच, डेनमार्क से फिर ये फ्रांसीसी ये जितने भी आए। फिर उसके बाद आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन जो भारत की आज़ादी की लड़ाई है उसके बारे में। और अंतिम पार्ट है राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम, राजस्थान का भी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बारे में। और फिर एकीकरण हुआ, किस तरह से राजस्थान का एकीकरण हुआ और 1956 में इसका एकीकरण पूरा हुआ था। तो ये इस तरह से भारत के इतिहास के ये कुल 7 चैप्टर में इसको क्रमबद्ध किया हुआ है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें। तो इसकी शुरुआत हम पहले पार्ट से करते हैं जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। अब दोस्तों एक बार ये समझ लेते हैं कि भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो पार्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। उसके बाद पढ़ेंगे हम वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। उसके बाद उपलब्धियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की। और उसके बाद उपलब्धियाँ वैदिक काल से महाजनपद काल की। ये जो पूरा पार्ट है वो इस 4 चरण में विभाजित है। पहला भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, कहाँ कहाँ से भारत की इतिहास की जानकारी मिलती है और इसको इस किताब में या हमने इतिहास में जहाँ जहाँ भी रखा है तो कहाँ से उसकी जानकारी ली। फिर वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ, क्या क्या भारत की उपलब्धियाँ रही। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, और वैदिक काल से महाजनपद काल। ये 4 चरण में हम पढ़ेंगे इसको। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत 2 तरह से हैं, जैसा आपने पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। और दूसरा है पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक और भवन, मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ। ये इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। अगला अपना टॉपिक आएगा वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, भारत में प्राग ऐतिहासिक पाषाण संस्कृति। तो ये अपने इस पार्ट के अंतर्गत टॉपिक रहेंगे जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, साहित्यिक स्रोत जैसा अभी अपन ने देखा, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। और अगला आएगा फिर पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत जिसमें उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक और भवन, मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का वैभवपूर्ण अतीत और उसके अंतर्गत भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत
में पहला शुरू करते हैं हम। विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति तथा धर्म और दर्शन आदि क्षेत्रों में किए गए जो कार्यकलाप हैं वो इतिहास की श्रेणी में आते हैं। इतिहास है क्या? तो इतिहास के अंतर्गत आता है विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, धर्म और दर्शन। इसके अंतर्गत जो भी कार्यकलाप होते हैं वो सभी इतिहास की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 10वीं तक हमने जो किताब पढ़ी थी जो इतिहास से, अर्थशास्त्र से, भूगोल से इसमें संबंधित थी, तो उसका नाम था हमारे सामाजिक विज्ञान। उसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है जो समाज से संबंधित है। जो हम नॉर्मली विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित चीज़ें आती हैं, और ये जो हम पढ़ते हैं वो समाज से संबंधित है। समाज अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ मनुष्य की क्रियाकलापों से जहाँ काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है, तो वो सामाजिक विज्ञान होता है। तो हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है इतिहास, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, धर्म और दर्शन, इन क्षेत्रों में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। इतिहास में क्या क्या आता है उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है हमें। अतीत में मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें उन्हें इतिहास में रख सकते हैं। अतीत में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको तथ्यों के आधार पर, यहाँ पर ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इतिहास में ऐसी ही कोई बातें नहीं लिखी जाती, उनको तथ्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें उन्हीं को इतिहास में रख सकते हैं। ऐसी कोई फालतू बातें नहीं होती या ऐसी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं तथ्य होते हैं जो प्रमाणिक होते हैं और उन्हीं को इतिहास में रखा जाता है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी के लिए इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है वे कहलाते हैं स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण। अतीत में जो गतिविधियां हुई जिनको इतिहास में लिखना है हमें या इतिहास के संबंध में अध्ययन करना है, तो उसके लिए इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है वो होते हैं स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण। स्रोत जिनको बारे में हम पढ़ेंगे, साक्ष्य जिसको अंग्रेजी में हम सबूत कह सकते हैं, प्रमाण सर्टिफाइड जहाँ से होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी इतिहासकार के लिए या इतिहास पढ़ने वाले के लिए भी, और वो इतिहास जो पढ़ता है उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया है। तो ये जो पहला पार्ट का जो हमारे टॉपिक है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो उसमें ये हम देखेंगे कि हमको जहाँ जहाँ से जो भी सूचनाएं मिली, जो भी तथ्य मिले हैं वो कहाँ से मिले और उनके आधार पर हमने क्या पढ़ा उसमें। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है, क्योंकि इतिहासकार है वो इन साक्ष्यों को स्रोत से जहाँ से मिले हैं उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करता है और उसको एक माला में पिरोता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहासकार है वो इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहासकार का मूल मंत्र है ना मूलम लिख्यते किंचित। ये संस्कृत का एक वाक्य लिखा हुआ है, ना मूलम लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। इतिहासकार जो भी लिखते हैं जिसका कोई न कोई मूल होता है, आधार होता है, बिना आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। तो कुछ को हम ऐसे ही किंवदंतियाँ बोल देते हैं या कुछ को ऐसे ही लोक कहानियाँ बोल देते हैं। क्यों बोलते थे? क्योंकि उसका हमको कोई अभी तक प्रमाण मिलता नहीं है या साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर उसका भी प्रमाण या साक्ष्य मिल जाए तो उसको भी हम इतिहास में ले लेते हैं। तो इतिहासकार का मूल मंत्र होता है ना मूलम लिख्यते किंचित, यानी बिना मूल या आधार के कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत। दो प्रकार के स्रोत हैं भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए। एक तो साहित्य से संबंधित है, साहित्य का मतलब होता है जिसमें कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं, जैसे कहानियाँ हो सकती हैं या कोई अन्य चीज़ें जिनको हम कोई वंशावलियाँ हो गई, आगे पढ़ेंगे हम इस पाठ में। और दूसरा है पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत। पुरातात्विक जो कहीं ना कहीं शिलालेख हो सकते हैं या कुछ अन्य चीज़ें जो पुरानी ज़मीन के अंदर से निकाली गई, उन सब के बारे में उन सब से जो हमको जानकारी मिलती है। तो दो तरह के स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत। पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत एक बार हम देख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत में आता क्या क्या है। तो पहला है धार्मिक साहित्य,
धार्मिक जो साहित्य किताबें हैं, पुस्तकें हैं, और उसमें है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, जिनसे हमको भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा है धर्मेत्तर साहित्य, धर्म से अलग, पर वो साहित्य ही है, धर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं। और उसमें आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। और अगला आएगा वंशावलियाँ, वंश के बारे में कि भाई जैसे मुग़ल आए तो मुग़ल की स्टार्टिंग हुई बाबर से, बाबर के बाद हुमायूं, इस तरह से पूरी वंशावलियाँ चलती हैं, वो भी इतिहास के स्रोत के रूप में है। तो साहित्यिक स्रोत मूल रूप से हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है और जो हम पढ़ेंगे वो कुल 3 है, धार्मिक, धर्मेत्तर और वंशावलियाँ। तो इसको याद रखना है हमें, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार के, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और वंशावलियाँ। फिर धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य, धर्मेत्तर में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ और क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण और वंशावलियाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों से संपूर्ण आर्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद कितने हैं वो भी आगे आएगा, पर अभी बता दूं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद 4 वेद हैं, और उन वेदों से संपूर्ण आर्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक बात मैं और फिर बताना चाहूँगा, सभ्यता और संस्कृति, कई बार हम पढ़ते हैं इन शब्दों को, तो इनका व्याख्यान जो मेरे शब्दों में मैं करना चाहूँ तो इसका अर्थ होता है, सभ्यता का अर्थ होता है कोई भौतिक चीज़ें, जैसे हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो खुदाई करी और जो चीज़ें मिली वो सभ्यता, जहाँ से हमको कमरे बने हुए मिले या नालियाँ बनी हुई मिली या बड़े सभागार मिले, जो भी चीज़ें थी वो सभ्यता। और संस्कृति जो है पर दिखती नहीं, जैसे इसको हम यूँ कह सकते हैं कि सभ्यता यानी शरीर और आत्मा, मन, विचार, ये संस्कृति जो होती है प्रकट होती है बाद में, फिर वापस तो जो हमारे आचार व्यवहार हैं वो सभी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जैसा मेरा मानना है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 हैं वेद। सबको पहले से याद भी होगा, पिछली कक्षाओं में काफ़ी आ चुका होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, ये आपके लिए शायद हो सकता है नई बात हो। हर वेद के 4 भाग हैं और वो 4 भाग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये हमेशा ध्यान रखना है, वेद 4 हैं और हर वेद के 4 भाग हैं, और वो 4 भाग कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई। अब ये जो 4 भाग हैं, तो इन 4 भागों में क्या क्या है? तो जितने भी वेद हैं उन वेदों की व्याख्या, हर वेद की व्याख्या अलग उसकी संहिता में है। जैसे ऋग्वेद की संहिता अलग, यजुर्वेद की संहिता, सामवेद की और अथर्ववेद की संहिता अलग। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेदों की व्याख्या संहिता में की गई है। यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित साहित्य को ब्राह्मण ऋषियों द्वारा वनों में आरण्यक की रचना हुई, जिसमें दार्शनिक विषयों का विवरण है। फिर दूसरा आता है हमारा आरण्यक, और आरण्यक का अर्थ होता है जिनकी रचना वनों में हुई, और ये दार्शनिक विषयों का उसमें विवरण है। और यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित जो साहित्य है उसको ब्राह्मण में रखा गया। तो याद रखना है, संहिता में वेदों की व्याख्या, यज्ञ और कर्मकांड ब्राह्मण में, और ऋषियों ने जो दार्शनिक विषयों का विवरण लिखा है वो आरण्यक में है। अंतिम बचता है उपनिषद। उपनिषदों में गुढ़ विषय और नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। ठीक है, हमने शुरू की जो हमारा इतिहास के स्रोत हैं उसमें साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में पहला हम ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 वेद, और प्रत्येक वेद के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और उन सभी में क्या क्या है वो भी हमने देखा, संहिता में, ब्राह्मण में, आरण्यक में और उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं।
ये जो जानकारी हम ले रहे हैं वो वैदिक साहित्य या जो वेदों के बारे में जो लिखा गया है। वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई, जिसके 6 भाग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में क्या क्या आया? 4 वेद और प्रत्येक के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उनकी जो उनको समझना है, तो उनको समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना हुई और उसके भी 6 भाग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, 4 वेद, 4 के फिर अपन ने 4 देखा था उसके भाग, फिर ये 6 वेदांग। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये 4 उपवेद हैं। उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये 4 उपवेद हैं, जिनसे क्रमशः चिकित्सा, आयुर्वेद से चिकित्सा, धनुर्वेद से वास्तुकला, गंधर्व वेद से संगीत और शिल्प वेद से सैन्य विज्ञान की जानकारी मिलती है। तो याद रहा, पहला 4 वेद, फिर उनसे संबंधित 4 और संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, फिर उनको पढ़ने के लिए वेदांग 6 और 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद से संबंधित चिकित्सा है, धनुर्वेद से संबंधित वास्तुकला है, गंधर्व वेद से संबंधित संगीत है और शिल्प वेद से संबंधित सैन्य विज्ञान की जानकारी है। चलिए, वेद अभी हमने देखा था, 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि वेदों को, वैदिक साहित्य को समझने के लिए ये जो रचना हुई, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, तो ये ऋग्वेद छंदों में रचा गया है और इसलिए वैदिक साहित्य को समझने के लिए इन 6 भाग की रचना हुई है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विवरण मिलता है। यजुर्वेद जो दूसरा वेद है उसमें यज्ञ से संबंधित विवरण है। तीसरा है सामवेद। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। आर्य जो गाते थे उसके द्वारा, उनके द्वारा गाई जाने वाली सामग्री को सामवेद में रखा गया है। और चौथा है अथर्ववेद, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी और अथर्ववेद में विविध विषय हैं, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, ये सब सम्मिलित है। तो याद रखने के लिए उसमें क्या संबंधित है, जैसे यजुर्वेद में यज्ञ, ठीक है ना, सामवेद गाई जाने वाली सामग्री, इसको कह सकते हैं संगीत। तो यजुर्वेद से संबंधित यज्ञ, सामवेद से संबंधित संगीत और अथर्ववेद, तो उसको हम ये समझ सकते हैं कि जिसमें अर्थ यानी ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, ये सब। और बचा ऋग्वेद, सो सबसे प्राचीन है। तो इस तरह से हम इन 4 वेदों में क्या क्या है याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी 4 वेदों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा स्मृति ग्रंथों की भी रचना हुई, जिसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख हैं। स्मृति की भी रचना हुई, वेद हुए, फिर वेदों के जैसे ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद हुए, फिर वेदांग हुए 6, और फिर उसके बाद हमने ये जो पढ़ रहे हैं स्मृति 2 प्रकार की, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। रामायण और महाभारत महाकाव्य से समाज, धर्म और राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बड़े महाकाव्य हमारे भारत के प्रसिद्ध रामायण और महाभारत, उससे भी हमको समाज, धर्म, राजनीति जो भी किस तरह से होती है उसकी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हम पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता दूं आपको, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोत में हमने शुरुआत की है साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला हमने लिया है धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में भी हम पढ़ रहे हैं पहला ब्राह्मण साहित्य। ओके, क्योंकि जो इतिहास साहित्यिक स्रोत में 3 प्रकार के हमने देखा था, धार्मिक, धर्मेत्तर और वंशावलियाँ। तो यहाँ पर पहला हम देख रहे हैं धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में भी पहला ब्राह्मण साहित्य। पुराण भी प्राचीन काल के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 18 है। इसके अलावा 18 पुराण हैं
और उन पुराणों से भी हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास से संबंधित। और उन 18 पुराणों में सबसे जो प्रमुख हैं वो हैं मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ये प्रमुख हैं। और इसमें मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन है। मत्स्य पुराण है वो सबसे पहला है। और जैसे अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो 10 अवतारों की बात होती है, उसमें भी जो मत्स्य अवतार है वो सबसे पहला है। ठीक है, जैसे वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसी तरह से पुराणों में भी सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। इनके 5 प्रमुख विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। जैसे 4 वेद के 4 भाग बताए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो पुराण हैं उनके 5 विषय हैं। तो पुराण से 5 याद रखने के लिए पुराणों के 5 प्रमुख विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। धार्मिक साहित्य में अगला साहित्य आता है बौद्ध साहित्य, जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। उससे भी हमको भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, और वो त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये अपने अगर आप अभी 12वीं पढ़ रहे हैं तो 11वीं में ये इसके संबंधित कई सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। सुत्त पिटक में क्या था, विनय पिटक में क्या था और अभिधम्म पिटक में क्या था। इन 3 पिटकों में बौद्ध धर्म के नियम और आचरण संग्रहित हैं। ये जो 3 पिटक हैं, सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक, उसमें बौद्ध धर्म के नियम और आचरण बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य में अगला आता है जातक ग्रंथ, जिनकी संख्या, जातक ग्रंथों की संख्या है 549, 549 है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक ग्रंथों में, जिनकी संख्या 549 है, और उसमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य हमने जो पढ़ा उसमें जातक ग्रंथ के अलावा बौद्ध ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली और संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्ध ग्रंथ 2 भाषाओं में लिखे गए हैं, पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में। ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम फिर अगला साहित्य पढ़ेंगे जिसमें अलग भाषा आएगी। तो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं 2 भाषाओं में, पाली और संस्कृत। बोथ यानी दोनों, 2 भाषाएं, पाली और संस्कृत भाषा में। पाली भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनमें है मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। ये पाली भाषा में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का विवरण है। मिलिंद पन्हो जो पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जो यूनानी आक्रमणकारी हुआ था मिनांडर, उसका और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता, जिनके बीच में जो वार्तालाप हुई, बातें हुई, उसका विवरण है मिलिंद पन्हो में। मिलिंद, मिनांडर, ये याद रखने के लिए भी ठीक रहेगा। दीपवंश और महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। सिंहल द्वीप जिसे आजकल हम किसी और नाम से जानते हैं, और वो आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसको लिखिएगा कि सिंहल द्वीप किस नाम से जाना जाता है आजकल, और इसको थोड़ा ढूंढिएगा। दीपवंश और महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। संस्कृत भाषा में महावस्तु, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य और दिव्यावदान, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा कि बौद्ध ग्रंथ पाली और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली में प्रमुख रूप से आपको 3 नाम याद रखने हैं, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश, और उनमें क्या क्या है वो हमने देखा था। संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है महावस्तु, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, दिव्यावदान। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है। ये जो महावस्तु ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, वो गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। ललित विस्तार में गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। ललित विस्तार, चमत्कार,
याद रखने के लिए। तो उसमें गौतम बुद्ध को एक इंसान नहीं बल्कि एक दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया गया है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद को लिखा। हमने अभी जो नाम लिए थे संस्कृत भाषा में जो लिखे गए हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद को लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की जानकारी है। अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। मंजूश्री मूल कल्प में भी गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की जानकारी है। तो ये जो संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या है और पाली भाषा में जो लिखे गए बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या है वो हमने अभी देखा। दिव्यावदान में सत्कर्म और वीरोचित कार्यों का विवरण है। दिव्य, सत्कर्म और वीरोचित जो कार्य होते हैं, वीरों के लायक जो काम होते हैं उनका विवरण है। हमने बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म के जो साहित्य था उसके बारे में पढ़ा। उसके पहले हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा। अगला साहित्य हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। चलिए आपके लिए प्रश्न वापस आ गया कि बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो उसके लिए बौद्ध दो भाषाएं पाली और संस्कृत, जबकि जैन साहित्य लिखा गया है प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। जिस तरह से ब्राह्मण साहित्य में प्रमुख था ऋग्वेद, उसी तरह से जैन साहित्य में सबसे प्रमुख है आगम, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। ये याद रखने का है कि आगम में क्या क्या है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 से छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। आगम की रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी के बीच विभिन्न धार्मिक संगीतियों और व्यक्तियों के माध्यम से हुई। आगम जो जैन साहित्य का प्रमुख भाग है उसकी रचना हुई 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से। ईस्वी पूर्व और ईस्वी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है जहाँ से ईस्वी सन की शुरुआत हुई उससे पहले। ईस्वी सन जैसे अभी हमारे चल रहा है 2020, तो 2020 के पहले 1900 था, उसके पहले 1800 था, ऐसे करते करते 1000, 500 और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 1 से हुई थी। तो उस 1 से ईस्वी सन की शुरुआत हुई है और 1 से पहले के समय को हम कहते हैं ईस्वी पूर्व। तो इसको याद रखना, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल। तो ईस्वी पूर्व से भी 400 साल पहले ये आगम की रचना हुई। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक, तो 400 साल वो और 6वीं शताब्दी यानी 600 साल ये, यानी लगभग 1000 सालों के बीच में आगम की रचना हुई है। और उसके अंदर आता है धार्मिक संगीतियाँ। उस समय जो बौद्ध या जैन का जो काल चल रहा था उस समय जो बैठकें होती थी या धर्म चर्चा होती थी उनको कहा जाता था संगीतियाँ। तो जब धार्मिक संगीतियाँ इन 1000 सालों में हुई, बैठकें हुई, कई सारी बातें उसमें से निकल कर के आई, तो वो धार्मिक संगीतियों और व्यक्तियों के माध्यम से इस आगम की रचना हुई। अन्य जैन ग्रंथ हैं कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र। ये अन्य जैन ग्रंथ हैं। कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियम है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, आचारांग सूत्र यानी जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियम है। परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजा और जैन मुनियों के संबंध की जानकारी है। उस समय जो राजा हुए, तत्कालीन यानी उस समय जो राजा थे उनके और जैन मुनियों के संबंध कैसे रहे उसके बारे में परिशिष्ट पर्वन में जानकारी है। भद्रबाहु चरित में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का विवरण है। भद्रबाहु चरित जैसे मिलिंद पन्हो हमने देखा था और वो मीनांडर से संबंधित था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भद्रबाहु चरित है वो जैन मुनि भद्रबाहु से संबंधित है। और वो जैन मुनि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद वंश को समाप्त करके
वहाँ पर बैठा था राजगद्दी पे, और जिनके गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य, उनके बारे में, उनके जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन है भद्रबाहु चारित में। चलिए, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत में हमने अभी तक जो देखा वो देखा धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में 3 चीज़ें हमने मुख्य रूप से पढ़ी, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। अगला आता है धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर यानी धर्म से हटके। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण, ये धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण, ये धर्मेत्तर साहित्य में पढ़ने का है। जैसे धार्मिक साहित्य में 3 मुख्य रूप से हमने पढ़े थे। तो पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, अच्छा ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर का विवरण है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कल्हण की राजतरंगिणी, चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, वागपति का गौडवहो, विल्हण का विक्रमांक देवचरित, जयसिंह का कुमारपाल चरित, नैचन का हम्मीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित्र, बल्लाल का भोज चरित और जयानक की पृथ्वीराज विजय। ये कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमें भारतीय इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है। क्योंकि धार्मिक साहित्य में हमको सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन से संबंधित, या राजा महाराजाओं का कुछ, उन जितने भी संत हुए, जितने भी महात्मा हुए, उनके बीच में कैसा संबंध था वो जानकारी मिलती है। पर ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं उनसे हमको इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो ये जो हमने अभी किताबें पढ़ी, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, हर्षचरित, गौडवहो, विक्रमांक देवचरित, कुमारपाल चरित, हम्मीर महाकाव्य, नव सहसांक चरित, भोज चरित और पृथ्वीराज विजय, इनसे इतिहास संबंधी काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। कल्हण की राजतरंगिणी की रचना 1150 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। शताब्दी 100 साल की होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और ये 12वीं शताब्दी का अर्थ क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, ठीक है ना। तो 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, ये हमारे जहाँ 1999 के बाद 2000 जहाँ से शुरू हुआ, तो वो 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी। तो 21वीं शताब्दी अर्थात सन 2000 से शुरू, 2000 से 2099 का अंतिम दिसंबर तक वो 21वीं शताब्दी है। तो ठीक वैसे ही 20वीं शताब्दी थी हमारी 1900 से 1999 तक, और फिर 19वीं शताब्दी थी 1800 से 1899 तक। तो याद रखने के लिए आपको ये बता दूं मैं कि जो शताब्दी कही जाती है, जैसे अभी हमारे 21वीं शताब्दी कही जाती है, यानी 2000 से शुरू, तो 12वीं शताब्दी जो कही जाती है वो कहाँ से शुरू होगी? बिल्कुल सही, वो शुरू होगी 1100 से 1199 तक का जो समय है वो 12वीं शताब्दी कही जाती है। तो ये 12वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी क्या है, इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो कल्हण की राजतरंगिणी है उसकी रचना 1150 ईस्वी में हुई, यानी कौन सी शताब्दी में हुई? बिल्कुल सही, 12वीं शताब्दी में हुई। और उसमें 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। चाणक्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज्य प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। चाणक्य या कौटिल्य की एक बहुत बड़ी पुस्तक है, महान मुख्य पुस्तक है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और उस समय के राज्य प्रबंध के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी उस पुस्तक से मिलती है, अर्थशास्त्र से। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को शामिल किया है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इतिहास में क्या क्या है। तो इतिहास में कौटिल्य या चाणक्य ने क्या क्या शामिल किया है? पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को इसके अंतर्गत शामिल किया है। ये था हमारा धर्मेत्तर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ। अब दूसरा है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। और विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ के अंतर्गत अनेक नाटक आते हैं, व्याकरण ग्रंथ आते हैं, टीका, काव्य, कथा साहित्य और कोश,
इनकी रचना हुई थी विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में। नाटक, व्याकरण, ग्रंथ, टीका और काव्य में पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छ कटिगम, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और कामंदक का नीतिसार। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि जो साहित्य है जिसमें लिखा जाता है, कहानियाँ, कथाएं, नाटक, काव्य, ये सब साहित्य में आता है। तो उस साहित्य में विशुद्ध साहित्यिक, शुद्ध जिसमें साहित्य ही है, तो उस साहित्यिक ग्रंथ जितने भी हैं उनसे भी हमको भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये जो विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं उसमें नाटक, व्याकरण, ग्रंथ, टीका और काव्य, इसमें ये जो भी अभी हमने नाम लिए वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कथा साहित्य और कथा कोश, यहाँ पर हमने लिखा था इसके पहले नाटक, व्याकरण, ग्रंथ, टीका और काव्य, यानी जो हमने पहले ही पढ़ा जो विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है उसमें नाटक, व्याकरण, ग्रंथ, टीका और काव्य, ये हमने इस पॉइंट के अंतर्गत ले लिया। अब कथा साहित्य और कोश, कथा साहित्य और कोश की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये शायद आजकल आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, पर पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज्ञानवर्धक होती हैं और हमें सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली होती हैं। तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुणाढ्य की बृहत कथा, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर और अमर सिंह का अमर कोश, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। यहाँ पर कुछ याद रखने के लिए टिप्स हमको मिल सकते हैं, जैसे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, गुणाढ्य की बृहत कथा और क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। जैसा नाम है गुणाढ्य थोड़ा सा सिंपल है तो उसके लिए बृहत कथा, और क्षेमेंद्र कई सारे मिश्रित शब्द हैं, अक्षर हैं, तो बृहत कथा मंजरी। सोमदेव कथा सरित सागर, सोमवार की कथा, इसे याद रख सकते हैं। और अमर सिंह का अमर कोश, अमर से अमर, ये याद रखने के लिए टिप है आपके विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ के बाद आता है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय पर्टिकुलर कुछ एरिया के लिए, तो क्षेत्रीय साहित्य में प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं, जो प्राचीन तमिल साहित्य है, और उसमें संगम वंश भी हम पढ़ेंगे आगे इतिहास में, जहाँ कहीं भी आएगा तो उसको संगम वंश कहा जाता है। वहाँ दक्षिण भारत की जो साहित्य जो वंश है उसको, तो उस वहाँ के साहित्य को भी संगम साहित्य कहते हैं, जिसके प्रणेता थे अगस्त्य ऋषि। तेलुगु ग्रंथ धुर्जटी द्वारा लिखित कृष्णदेव राय विजयम, तेलुगु ग्रंथ है एक जिसका नाम है कृष्णदेव राय विजयम, और जिसको लिखा गया है धुर्जटी के द्वारा, विजयनगर राज्य की उपलब्धियों की जानकारी देता है। विजयनगर राज्य, अगर आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में एक धारावाहिक पहले भी आता था, आजकल भी आ रहा है, तेनालीरामा, जो राजा कृष्णदेव राय से संबंधित है। और कृष्णदेव राय से संबंधित ही एक ग्रंथ लिखा गया है धुर्जटी के द्वारा, जिसका नाम है कृष्णदेव राय विजयम। राजस्थानी में चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कान्हड़दे प्रबंध, विठू सुजा का राव जेतसिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसी की ख्यात और बांकीदास की ख्यात, ये कुछ प्रसिद्ध साहित्य हैं। क्षेत्रीय साहित्य क्यों कहा गया आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने पहले दक्षिण भारत के बारे में बात की, संगम साहित्य की, फिर हम राजस्थान की ओर चले आए, तो प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ साहित्य की रचना हुई, इसलिए इसको क्षेत्रीय साहित्य कहा जाता है। अगला आता है धर्मेत्तर साहित्य में विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य। विदेशी लोग जो यहाँ आए, चाहे वो पढ़ने के लिए आए, घूमने के लिए आए, अध्ययन करने के लिए आए, परंतु उन्होंने भी कई सारे साहित्य लिखे और साहित्य की रचना की, जिससे हमको भारतीय इतिहास की जानकारी होती है। विदेशों से व्यापारिक संबंध के अलावा धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने और अध्ययन हेतु भी लोग यहाँ आते थे। विदेशों से जो हमारे संबंध थे तो वो केवल व्यापारिक संबंध नहीं थे, इसके अलावा भी धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्ययन के लिए भी लोग यहाँ आते थे। और इसीलिए तो उस समय भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि विदेशों से यहाँ पढ़ने आते थे, विदेशों से यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। और उसके लिए हमारे प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय थे वो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, जो विश्व प्रसिद्ध थे, और जहाँ विदेशों से कई लोग अध्ययन के लिए आते थे।
और जो बाहर से लोग जो आते थे जो पढ़ने के लिए, तो वो भी यहाँ के संबंध में कुछ न कुछ लिखते थे। तो उसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है यूनानी साहित्य। इसमें सर्वाधिक प्रमुख साहित्य चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका है। मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका, और वो यूनान से आए हुए थे, यूनान के राजदूत थे, और वो चंद्रगुप्त के दरबार में थे जब उन्होंने इंडिका लिखी। टोलमी का भूगोल, प्लिनी दी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोबुलस की हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रेबो का भूगोल, पेरिप्लस ऑफ द अर्थ, एरिथ्रियन सी, ये प्रमुख साहित्य हैं जो यूनान से संबंधित है और जिनसे हमको भारतीय इतिहास से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोट्स, नियार्कस, एरिस्टोबुलस, आर्नेकिट्स, स्ट्रेबो, एरियन और स्काइलेक्स, ये प्रमुख हैं यूनानी जो लेखक हैं उनमें। जो विदेशी साहित्य हम पढ़ रहे हैं उसमें अगला आएगा यूनानी के बाद चीनी विवरण। चीनी यात्रियों में फायान, सुंगयुन, वेनसांग और इत्सिंग का वृत्तांत महत्वपूर्ण है। जो चीन से यात्री आए थे उन्होंने, उनमें से प्रमुख रूप से जो नाम है, एक बार फिर मैं ले लूँ, फायान, सुंगयुन, वेनसांग और इत्सिंग, इनका वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास के संबंध में। फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में भारत में आया था। उसके पहले जो हमने पढ़ा था मेगस्थनीज की इंडिका, वो भी चंद्रगुप्त ही था, पर वो ईस्वी पूर्व से पहले की बातें हैं। और यहाँ पर ये जो है वो ईस्वी के बाद यानी 399 से 414 ईस्वी में। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के समय और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ये याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राट है और वो पहले जो हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 से 414 ईस्वी में भारत में आया था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। वेनसांग का दूसरा नाम यात्रियों का राजकुमार, यानी उसने बहुत यात्राएं की और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे, तो वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, पहले मैं याद रखने के लिए टिप बता दूं, वेनसांग ह से ह, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में यानी 629 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में आया और इसकी पुस्तक सीयू की में तत्कालीन इतिहास का वर्णन है। ये सीयू की चीनी, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, और उसमें तत्कालीन इतिहास यानी उस समय का इतिहास, जब वो आया था उस समय का इतिहास उस किताब में सीयू की में है। इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। इत्सिंग जो यात्री आया था चीन से, वो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। अब यहाँ पर मैं आपको वापस समझाना चाहूँगा, शताब्दी 7वीं शताब्दी मतलब 672 से 688, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध कहते हैं 50, 650 से पहले पूर्वार्ध कहा जाता है और 650 से बाद का समय उत्तरार्ध। तो 7वीं शताब्दी यानी 600 से शुरू हुई, ठीक है ना। 21वीं शताब्दी यानी 2000 से शुरू हुई, याद रखने के लिए ठीक रहेगा। तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 672 से 688 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया इत्सिंग ने। इत्सिंग से नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ भारतीय संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर आया फिर से एक बार, वेनसांग ने भी वहाँ जहाँ अध्ययन किया था, और इत्सिंग उसने भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हैं उससे भारतीय संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। हम पढ़ रहे हैं चीनी यात्रियों का विवरण। अगला है हमारा तिब्बती वृत्तांत। तिब्बत से भी कुछ लोग आए जिन्होंने अपना अनुभव लिखा और हमको भारतीय इतिहास की जानकारी दे करके गए। तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर और तंग्यूर उन ग्रंथों को उपयोगी माना गया है भारतीय इतिहास की जानकारी के संबंध में। अन्य साहित्य में अरबी यात्री और भूगोलवेत्ताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारी दी। जितने भी अरबी यात्री हुए या भूगोलवेत्ता हुए हैं उन्होंने भारत के संबंध में जानकारी दी। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का राज्य स्तर और समुद्र
दोनों पर लिखा है। यानी भारत का जो सीमा है और समुद्र से कहाँ तक है, इस तरह से मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में इससे संबंधित में लिखा है। सिंध के इतिहास चचनामा में तथा सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल तवारीख में पाल प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा गया है। सिंध का इतिहास चचनामा में है, सिंध जो अभी पाकिस्तान में चला गया, और सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल तवारीख में पाल प्रतिहार शासक जो भी हुए हैं, ये हम अलग अलग आगे पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। इसी चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे पाल प्रतिहार। और अगर आप और जानकारी लेना चाहेंगे तो उसमें हमने जो 10वीं के वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें भी 10वीं की प्लेलिस्ट जो है सामाजिक विज्ञान की, उसमें भी इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। जो किताब सुलेमान नबी ने लिखी सिलसिलात उल तवारीख, उसमें पाल प्रतिहार के शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी मिली। अरबी लेखों में अल बेरूनी तारीख़ हिंद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने संस्कृत भाषा सीखी। अरबी लेखों में अल बेरूनी जो था उसने संस्कृत भाषा सीखी और मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख़ उल हिंद में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा। तो देखिए, ये जितने भी विदेशी यात्री आए उन्होंने भी हमारी सभ्यता, संस्कृति, समाज, इसके बारे में कुछ लिखा। तो उससे हम अभी पढ़ सकते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा था, किस तरह से था। अगर ये लोग भी नहीं लिखते, या हमारा जितना भी साहित्य, जैसे हमने ब्राह्मण साहित्य देखा, फिर जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, अभी ऐतिहासिक ग्रंथ देख रहे हैं, अगर ये पुस्तकें नहीं हो, साहित्यिक चीज़ें नहीं हो, तो हमें काफ़ी कुछ इतिहास से हम वंचित रह जाते। हमने जो अभी साहित्यिक पढ़ा उसमें 2 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। एक तो था हमारा धार्मिक साहित्य और दूसरा था धर्मेत्तर साहित्य। अगला आता है साहित्यिक स्रोत में इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ। वंशावली लेखन परंपरा ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति वर्ग के घर घर जाकर के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर के उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए व्यक्ति का वंशक्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। और ये आपको याद होगा, याद नहीं भी हो तो कहीं ऐसा आपके सामने हो कि आपके घर पे कुछ लोग आए और वो अपनी आपको बताएं वंशावली के रूप में कि आपके पापा का नाम क्या, आपके दादा का नाम क्या, फिर उनके पापा का नाम, फिर उनके, तो इस तरह से एक लंबी लिस्ट उनके पास मौजूद होती है। कहीं आप यात्रा पर भी जाएं तो अगर ऐसे वंशावली वाले आपको मिल जाए तो आपको ज़रूर उनसे संपर्क करना चाहिए। आपके बारे में भी, या आपके पिताजी का नाम या आपके दादा के नाम से फिर वो पूरी वंशावली को निकाल करके बता देते हैं। तो ये जो वंशावली लेखन परंपरा है हमारे देश की, उसमें ये जो वंशावली लिखने वाले हैं वो उन घरों में जा कर के और उनसे संबंधित ये सभी चीज़ें इकट्ठी करते हैं जो उन हस्तलिखित पोथियों में आज भी अंकित है। वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे और बारोट ये प्रमुख हैं जो ये वंशावलियों को लिखने का काम करते हैं। और इन्हीं वंशावलियों से हमको कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावली और बहियों इत्यादि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ये बहुत बढ़िया बात है, बड़ी बात है इसमें कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 1872, उसके अंतर्गत इस वंशावली और बहियों को एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है। वंशावली लेखकों को लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। लोक इतिहासकार यानी जो लोगों के बीच में पारंपरिक तौर पर अपना काम करते हैं, इसलिए इनको लोक इतिहासकार भी कह सकते हैं। वंशावली लेखन परंपरा में हमने अभी जो पढ़े उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आजकल व्यावहारिक रूप से भी कहीं ना कहीं काम आती है, और ये आप कहीं प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। वंशावली लेखन परंपरा की शुरुआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को संगठित और सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी, जो आज भी जारी है। उस समय वैदिक समय से ही ये समाज को सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से इसकी परंपरा शुरुआत हुई थी वंशावली लेखन की, जो आज भी जारी है। वंशावली लेखक एक निश्चित समय तक एक व्यक्ति के आवास पर ही रह करके लेखन करता था, जिससे इसमें यथार्थता दिखती है। वंशावली
को जो लिखने वाला है वो एक निश्चित समय तक एक व्यक्ति के आवास उसके घर पर भी रहता और वहीं से लेखन करता था, जिससे इसमें यथार्थता आती है, सच्चाई आती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुलदेवी, कुलाचार, गोत्र और पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावली यही है। तो हमको जैसे अभी हम खुद सोचने जाएं कि भाई अभी हमारे दादा का नाम याद है, हमको दादा के पापा का नाम भी याद है, उनके पापा का नाम भी याद है, पर और पीछे जाएं तो शायद हो सकता है हमको इनके नाम याद ना हो। तो ये इसका जानने का प्रमुख स्रोत हैं। जो वंशावली लिखने वाले हैं वो आपको ये सभी जानकारियाँ दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल, धर्म, कुलाचार, गोत्र और पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावली यही है। वंशावली के द्वारा धर्मांतरण किए व्यक्तियों को अपनी जड़ों का परिचय दे करके आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई बाद में कई सालों पहले, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले हो सकता है किसी का धर्मांतरण हुआ हो, तो वो भी अपने पिता का नाम या अपने दादा का नाम, फिर उनके दादा का नाम, फिर उनके दादा, इस तरह से वो अपनी जड़ों तक पहुंच करके आपसी जो विद्वेष होते हैं उन विद्वेषों को समाप्त किया जा सकता है। पुराणों में भी 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें वंश रचना और वंशानुचरित प्रमुख लक्षण के रूप में अंकित है। जैसे सृष्टि का सृजन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि गणना और वंश चरित की चर्चा करना। पुराण में 5 लक्षण बताए गए हैं और वो हमने पहले भी देखा था। और वो 5 लक्षण 18 पुराणों में जो 5 लक्षण हैं, उन 5 लक्षणों में पहला है सृष्टि का सृजन, प्रलय का आगमन, वंशों की रचना, काल अवधि की गणना और वंश चरित की चर्चा करना। तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं वंशावली शब्द आता है। ये जो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत हमने पढ़े, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में मूल रूप से 3 भाग थे हमारे, जो धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य जो पढ़ा हमने, धर्मेत्तर साहित्य पढ़ा और वंशावलियाँ, ये इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में हम इसको पढ़ा है हमने, और इतिहासकार इन्हीं से कहीं ना कहीं जानकारी लेते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक हमने पढ़ा इस वीडियो में, साहित्यिक स्रोत, 3 प्रकार के साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्तर साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य में हमने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और धर्मेत्तर साहित्य में पढ़ा ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, और वंशावलियाँ इतिहास के स्रोत के रूप में। ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक प्रश्न आपको दिया है उसके बारे में तो आंसर ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल जाएं और आपके अध्ययन में कहीं रुकावट नहीं आए। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।